नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो पहला प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, और चौथा कोई नहीं। तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगर मैं बात करता हूँ तरंग, तो तरंग किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, तरंग क्या है? तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। तरंग की बात करूँ तो ये आपका बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग, पहला क्या होगा जी? अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, पहला आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाएगा? तो वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा के गति के समकोण पर होती है। जिसमें आपका जो कणों की गति होता है ना, कणों की जो गति होता है वो आपका ऊर्जा के गति के समकोण पर होती है। ऊर्जा के गति के कहाँ? समकोण पर होती है, वही क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। और जो प्रकाश तरंगे होती है ना जी, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। अगर मैं बात करता हूँ अनुदैर्ध्य तरंग का, तो वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है। ठीक है, वह तरंग जिसमें कणों की गति, वह तरंग जिसमें कणों की जो गति होता है, कणों की गति ऊर्जा के गति के समानांतर होती है। ऊर्जा के गति के समानांतर होती है, ये क्या कहलाती है? आपका अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अगर मैं बात करता हूँ ध्वनि तरंग का, तो जो ध्वनि तरंग होता है ना जी, वो आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होता है वो आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है, और जो आपका प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, इसका सही आंसर आपको अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं? हमारा दूसरा प्रश्न है, एक सेकंड जी, है ना, एक सेकंड, चलिए। हमारा दूसरा प्रश्न क्या देखते हैं? गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है पहला न्यूटन के पहले नियम द्वारा, दूसरा न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, तीसरा न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, और चौथा संवेग के संरक्षण सिद्धांत के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ दे रहा हूँ। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। और जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी को जड़ता का नियम या जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो ये जो कंडीशन दिया गया है कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो न्यूटन के पहले नियम द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? क्या बोला जा रहा है? भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, दूसरा ओडोमीटर, तीसरा रिक्टर स्केल, और चौथा आपका सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन है भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जी आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। और पहला सिस्मोग्राफ है वो 1890 में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? 1890 में क्या किया गया था? पहला सिस्मोग्राफ को विकसित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर एक वाहन की गति को मापता है। एक वाहन की गति को, स्पीडोमीटर एक वाहन की गति को मापता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ आपका रिक्टर स्केल का, तो रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ये आपका भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, पूछा गया। इसका सही आंसर आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा, है ना। मैंने बताया कि सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और पहला जो सिस्मोग्राफ है वो 1890 में विकसित किया गया था। लेकिन जो रिक्टर स्केल है ना, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। पश्चिम छोर की ओर से देखने पर
पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पहला ऑप्शन है वामावर्त, दूसरा दक्षिणावर्त, तीसरा विद्युत के प्रवाह के समानांतर या चौथा विद्युत के प्रवाह के लंबवत। पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका सही आंसर आपका वामावर्त हो जाएगा। और ये जो वामावर्त होगा वो एम्पियर के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार होगा। किसके अनुसार? एम्पियर के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार, ठीक है, अंगूठे के नियम अनुसार ये आपको याद रखने हैं। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, वामावर्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा है ऊर्जा और चौथा संवेग। बताना है जी जो किलोवाट घंटा है वो किसकी इकाई होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का। ठीक है, किसी समय में काम या शक्ति की खपत करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर शक्ति की इकाई पूछेगा तो शक्ति की एसआई इकाई आपका क्या होता है? आपका वाट होता है। क्या होता है जी? आपका वाट होता है। तो किलोवाट घंटे किसकी इकाई है? इसका सही आंसर आपका ऊर्जा हो जाएगा। किसी समय में काम या शक्ति की खपत करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है और किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन शक्ति की इकाई बोलेगा तो आपको बताना है वाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? वेग, दूरी, एंट्रोपी या ऊर्जा। कौन सा आपका सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका वेग हो जाएगा। आप सभी को पता होगा आपका एक तो सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। तो सदिश राशि में आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण बस होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिशा मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा, और सदिश में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर आपका वेग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग की बात करता हूँ, आपका विस्थापन की बात करता हूँ मैं, ठीक है, मैं बल की बात करता हूँ, बल के बाद मैं संवेग की बात करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं त्वरण की बात करता हूँ। ये सब ना आपका सदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए। एक इंद्रधनुष में रंग कौन से घटना द्वारा बनता है? बताना है। एक इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो कौन से घटना के द्वारा बनता है? परावर्तन, अपवर्तन, विसरण और परिक्षेपण। इस क्वेश्चन का सही आंसर परिक्षेपण हो जाएगा। परिक्षेपण वह घटना है जिसके द्वारा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने के दौरान सफ़ेद प्रकाश है वो अपने 7 घटकों में विभाजित हो जाता है। और वो 7 रंग का घटक कौन कौन सा है? आप लोग को पता होगा, पढ़े होगे। बैजानी, हपी, नाला। बैजानी, हपी, नाला। बैजानी, हपी, नाला। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से क्या हो जाएगा? आपका लाल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि परिक्षेपण वह घटना है जिसके द्वारा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने के दौरान सफेद प्रकाश अपने 7 घटकों में विभाजित हो जाता है। और वो 7 घटक कौन है? बैजानी, हपी, नाला। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। विबग्योर के नाम से भी इसको याद किए होंगे आप लोग, स्कूलों में याद रखना है। चलो, इसका सही आंसर परिक्षेपण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के उपाय के रूप में किया जाता है? दीर्घ दृष्टि, दूसरा जरा दृष्टि दोष, या तीसरा आपका दृष्टि वैषम्य, या चौथा अदूरदर्शिता। बताना है। एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग, द्विफोक्सी लेंस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे दादा दादी नाना नानी पहनते हैं इस चश्मा को, है ना, ऐसा रहता है, नीचे में गोल जैसा सा रहता है, इसी को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जो जरा दृष्टि दोष है ना, उसमें जब व्यक्ति का जो उम्र बढ़ता जाता है तो क्या होता है? आंखों में दिक्कत आने लगती है। जर मतलब होता है बुढ़ापा, उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है जो जरा दृष्टि दोष है, जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, ना ही आपका पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आपसे पूछेगा आपका दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक डैश आवेश एक एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये डैश के स्थान पर क्या आएगा? वोल्ट, कैंडिला, कूलाम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश एक एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत आवेश की मात्रा को मापने के लिए कूलाम का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। दो प्रतिरोधक एक 100 और दूसरा 200 एक 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं, परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी। जबरदस्त प्रश्न है। देखो, दो प्रतिरोध एक 100 और दूसरा 200, ठीक है। प्रतिरोध का वैल्यू क्या क्या दिया गया है, प्रतिरोध का वैल्यू दिया गया है आपका 100 ओम और आपका 200 ओम। ये 100 नहीं है जी, आपका 10 और 20 है ना, इसको 10 और 20 कर लेना, ये 10 और 20 है। चलो, दो प्रतिरोध एक 10 ओम और दूसरा 20 ओम है, एक 6 वॉट बैटरी से श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा है, परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी। अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, ठीक है, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट को अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू 10 ओम दिया है और R2 का वैल्यू दिया है 20 ओम, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 30 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 30 ओम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ओम का नियम आपको पता है, ओम का नियम क्या होता है जी, ओम का नियम क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या पूछा गया है, परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी, तो I का वैल्यू आपको चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका V बटा R हो जाएगा, ठीक है। और I इक्वल टू V का वैल्यू दिया है आपका 6, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और R का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आर का वैल्यू आपका 30 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, तो आई इज इक्वल टू आपका 1/5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 0.2 एम्पियर, ठीक है। 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.2 एम्पियर हो जाएगा। तो दो प्रतिरोधक एक 10 ओम और दूसरा 20 ओम का है, एक 6 वॉट बैटरी से श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी। ये आपका 10 ओम है ना, ओम है, ये आपका 0 हो गया है, और आपका 20 ओम है जी, 10 ओम और 20 ओम है, ठीक है। तो पहले हमने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, 30 ओम हो गया। फिर ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हमको विद्युत धारा का वैल्यू चाहिए, तो I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V का वैल्यू 6 और R का वैल्यू 30, तो I इक्वल टू 1/5, तो 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2, तो इसका सही आंसर आपका 0.2 एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। चलो, जब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं ना, हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चैन द्वारा एक कार का अन्य कार को खींचना निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है। अनुप्रयुक्त बल, लंब बल, घर्षणी बल या तनाव बल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका तनाव बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका तनाव बल, ठीक है। तो चैन द्वारा एक कार का अन्य कार को खींचना कौन से बल का उदाहरण है, तो तनाव बल का उदाहरण है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। स्टीफेन का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सावर्ट का नियम या ब्रैग का नियम। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो नियम है वो आपका अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है कि अवधारणा को प्रतिपादित करता है। इसका सही आंसर आपका किरचॉफ का नियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम के अनुसार जो भी ऊष्मा को पूर्ण रूप से अवशोषित करता है वह उसे पूर्णतः उत्सर्जित भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका किरचॉफ का नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय वह जमीन को छुएगी उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब आपका गतिज ऊर्जा। तो एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इसमें गतिज ऊर्जा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा तो पता होगा, गतिकरण जो उसमें ऊर्जा नीत होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है आपका गतिज ऊर्जा का 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। P इक्वल टू mgh हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा, और ऊपर का आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय वह जमीन को छुएगी उस समय उसमें गतिज ऊर्जा होगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जब एक पिंड ऊंचाई से गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना है। जब कोई पिंड है वो आपका ऊंचाई से गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कम होती है, और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होता है आपका बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो जो गति का जो पहला नियम है, ऑप्शन है स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग समय और त्वरण, वेग और त्वरण। तो गति का जो पहला समीकरण है वो आपका वेग समय और त्वरण के बीच क्या करता है संबंध प्रदान करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर मैं गति का प्रथम नियम की बात करूँ तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है, जहाँ आपका v इज इक्वल टू क्या होगा आपका अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब आपका u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक वेग।
वेग, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू त्वरण हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, लिया गया समय हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या होगा आपका, लिया गया समय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गति का जो पहला समीकरण है वो आपका वेग, समय और त्वरण के बीच संबंध स्थापित करता है। मैंने रासायनिक मैंने इसका वो भी लिख दिया, फार्मूला भी लिख दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा गति का सेकंड नियम, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये गति का सेकंड नियम है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा गति का तृतीय नियम, तो बताना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका गति का तृतीय नियम है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है, तो बताना है वेग, समय और आपका त्वरण हो जाएगा। ये पहला समीकरण है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए आपका है त्वरण, और टी आपका लिया गया समय। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेप के प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा जी आपका 90 डिग्री। जब एक कण पृथ्वी की सतह के पास तिर्यक रूप से प्रक्षेपित किया जाता है, यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ गति करता है, और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला इसका सही आंसर तो 90 डिग्री होगा। मैंने बोला कि जब एक कण पृथ्वी की सतह के पास तिर्यक रूप से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ गति करने लगता है, और इस प्रकार की गति को ही आपका प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, आपका प्रक्षेप्य गति कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो या एडिशन। तो जड़त्व का नियम को सबसे पहले ना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, गैलीलियो के द्वारा। बाद में न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व के नियम को गति के अपने 3 नियमों में शामिल किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर बल ना लगाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है, बताना है। सिरका, नींबू का रस, खारा पानी या आसुत जल। देखो सिरका तो चालक है, नींबू का रस भी चालक है, खारा पानी भी आपका चालक है, लेकिन जो आसुत जल है वो आपका विद्युत का चालक नहीं है। आसुत जल नमक से मुक्त होता है, विद्युत का खराब चालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका आसुत जल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है। एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी, प्रेरण कुंडली या डायनेमो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, एक सेकंड ना, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिष्टकारी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका दिष्टकारी हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेक्टिफायर के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जो रेक्टिफायर दिष्टकारी होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को क्या करता है, बदल सकता है। ट्रांसफार्मर है ना वो एसी आपका जो धारा है उसके वोल्टेज को बदल सकता है। अगर मैं डायनेमो की बात करता हूं तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा क्वेश्चन था एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी दिष्टकारी, जिसको रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। सही आंसर दिष्टकारी ना, जिसको रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या है, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या टेलीस्कोप। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप हो जाएगा, ठीक है, ये पेरिस्कोप हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका पेरिस्कोप हो जाएगा। पानी के अंदर रहते हुए पानी के बाहर से परिवेश को दिखने के लिए पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपका पेरिस्कोप हो जाएगा। चलो अब मैं कुछ बताता हूँ। अगर आपसे पूछेगा विस्कोमीटर, अगर आपसे पूछेगा विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर का प्रयोग ना तरल पदार्थों की श्यानता को मापने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा स्पेक्ट्रोस्कोप, 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 तो स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग आपका स्पेक्ट्रम के विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का प्रयोग आपका ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा बैरोमीटर,
बैरोमीटर का प्रयोग आपका बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा फेदोमीटर, तो फेदोमीटर का प्रयोग आपका समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैनोमीटर बोलेगा तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। मैनोमीटर जी, मैनोमीटर, इसका प्रयोग आपको गैसों का दाब मापने के लिए होता है, जबकि जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो पेरिस्कोप है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या है? वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है बोला गया जी, है ना। वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी के नाम से जानते हैं वो किसका अध्ययन है? पंछी जीवन का, पादप जीवन का, मानव जीवन का या प्राणी विज्ञान का? आपको बताना है। जो वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी करते हैं वो किसका अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर आपका पादप विज्ञान होगा, है ना। पादप जीवन, तो वनस्पति विज्ञान है आपका पादप जीवन का अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो पेलिएंटोलॉजी बोलेगा, पेलिएंटोलॉजी, वो आपका जीवाश्मों का अध्ययन होता है। किसका होता है? जीवाश्मों का क्वेश्चन आता है। चलो, फिलहाल तो वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पादप जीवन का अध्ययन है, ये आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्म का, मानव और मानव समाज का, पृथ्वी और चट्टान का या चींटियों का? तो एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है आपका? मानव और समाज का। किसका जी? मानव और जो मानव समाज है ना, मानव और मानव समाज के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पेलिएंटोलॉजी, है ना, पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है आपका? जीवाश्मों का अध्ययन होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। और आपसे अगर पूछेगा पृथ्वी और चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जियोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो चींटियाँ है ना, तो चींटियों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है आपका? मर्मिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? मर्मिकोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मानव और मानव समाज का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी किसका अध्ययन होता है? उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा, पर्यावरणीय विभिन्नता। तीसरा, उन विधियों का जिसमें जीवन एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। और चौथा, उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी किसका अध्ययन होता है? तो उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ क्रिया करता है, ये आपको याद रखने हैं। कीटों का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है? कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, भाषा विज्ञान या शैवाल विज्ञान? सीधी सी बात है जी, कीटों का अध्ययन आपका कीट विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान, भाषाओं का अध्ययन भाषा विज्ञान और शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या पामोलॉजी? तो जो फूलों का अध्ययन है ना, वो आपका एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखना है, ठीक है। और जो बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और फूलों की जो खेती होता है उसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बोला? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया आपका बीजों का अध्ययन वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन, ठीक है, बीजों का अध्ययन आपको स्पर्मोलॉजी में लिख दे रहा हूँ, देखो, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है ना। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहलाता है। और शैवालों और उसके बाद आपका जो फलों का अध्ययन है वो आपका पामोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फलों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी और फलों का अध्ययन पामोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी और फूलों की जो खेती होता है उसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। देखो, पेडोलॉजी का किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी अभी जस्ट मैंने बताया मृदा का, ठीक है। पेडोलॉजी जो होता है वो किसका विज्ञान होता है? आपका मृदा का विज्ञान होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखो, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, कोशिका क्रिया विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान या उत्तक विज्ञान? नाम से सीधा समझ में आ रहा है। विभिन्न प्रकार का जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है जी? उत्तक विज्ञान कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? सिस्मोलॉजी किस विषय का अध्ययन होता है? रेडियो तरंग, भूकंप, ज्वालामुखी या बाढ़? सभी को पता होगा जो सिस्मोलॉजी है ना वो भूकंप और भूकंपी तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। भूकंप और भूकंपी तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन है, आपको ध्यान रखना है। और रिक्टर स्केल का उपयोग करके भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, रिक्टर स्केल का उपयोग करके। लेकिन जो आपका सिस्मोलॉजी है ये भूकंप और भूकंपी तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सिस्मोलॉजी में अनुसंधान करने वाले को सिस्मोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट के नाम से आपका जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया।
जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है शरीर रचना विज्ञान, मनुष्य शरीर रचना शास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञान या मनोविज्ञान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका शरीर क्रिया विज्ञान। तो जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को किस रूप में जानते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पास्कल किसका एसआई उत्पन्न मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? दाब का, बल का, आवृत्ति का या आपका जोर का? इसका सही आंसर आपका दाब का हो जाएगा। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दाब या प्रतिबल को पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका नाम है पास्कल, इसका नाम गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। बाकी बल का मात्रक तो आपका न्यूटन होता है, आवृत्ति का आपका हर्ट्ज होता है। ठीक है, और आपका ये प्रणोद है जी, है ना, ये जोड़ जो लिखा गया है मिस टाइपिंग हो गया है, ये आपका प्रणोद हो जाएगा। क्या ऑप्शन है आपका? ये प्रणोद ऑप्शन है, जोड़ लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पास्कल प्रतीक, जिसका प्रतीक पी है, इसका ऐसा ही उत्पन्न मात्रा क्या हो जाएगा? आपका दाब हो जाएगा। वही बल का न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, मैट्रिक तथा इंपीरियल प्रणाली दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा मापन इकाई के प्रकार है? आधारभूत इकाइयाँ, व्युत्पन्न इकाइयाँ, न तो एक न ही दो, और दूसरा उसके बाद है आपका एक तथा दो दोनों, और तीसरा केवल एक और चौथा केवल दो। बताना है मैट्रिक तथा इंपीरियल प्रणाली दोनों में निम्नलिखित में से कौन से मापन इकाइयों का एक प्रकार है? पहला आधारभूत इकाइयाँ, दूसरा व्युत्पन्न इकाइयाँ। तो ऑप्शन दिया गया है पहला न तो एक न ही दो, दूसरा एक तथा दो दोनों, और तीसरा केवल एक और चौथा केवल दो। इसका सही आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? एक और दो दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? आवृत्ति, प्लांक का स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या आपका विद्युत धारा। अगर इसमें देखा जाए तो कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए एक भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी भौतिक इकाई एम्पियर होता है। किसका जी? आपका विद्युत धारा का। आगे बढ़ते हैं। बैकरल किसकी एक इकाई है? तो बैकरल किसकी इकाई है? आपका रेडियोधर्मिता की इकाई है। सभी को पता होगा जो बैकरल है रेडियोधर्मिता की इकाई है, और बैकरल का नाम हेनरी बैकरल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1903 में रेडियोधर्मिता की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। विद्युत चालन को मापने के लिए एसआई उत्पन्न इकाई निम्न में से कौन सी है? टेस्ला, फैराड, हेनरी या सीमेंस? क्या बोला जा रहा है? विद्युत चालन को। तो विद्युत चालन को मापने के लिए एसआई उत्पन्न इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका सीमेंस हो जाएगा। सीमेंस विद्युत चालन को मापने की एसआई इकाई है। सीमेंस प्रति इकाई विद्युत चालकता की इकाई है, ध्यान रखना है। बात करता हूँ टेस्ला, तो टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, और जो फैराडे है ना, ये जो फैराडे है ये आपका विद्युत धारा की इकाई है। इसका सही आंसर आपका सीमेंस हो जाएगा। सीमेंस विद्युत चालन को मापने की एसआई इकाई है। सीमेंस प्रति इकाई विद्युत चालकता की इकाई है। टेस्ला की बात करें तो ये चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, ध्यान रखना है, और जो फैराडे है ये विद्युत धारा की इकाई है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, होपफुली चीज़ें आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन और रह गए ना, बहुत गर्मी है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है? लंबाई, घनत्व, समय या द्रव्यमान? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका घनत्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों क्या आपका आधारभूत इकाई है। अगर मैं बात करता हूँ आधारभूत इकाई का, तो 7 आधारभूत इकाई है। कौन कौन सा? द्रव्यमान हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, समय हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। ये सब आपका 7 आधारभूत इकाई है। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है? तो घनत्व, बाकी लंबाई, समय और द्रव्यमान एक आधारभूत इकाई है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम या ओम पर प्रति मीटर, या V/m या ओम मीटर? बताना है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? जी आपका ओम मीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष एक मात्रा की इकाई है जिसकी इकाई कुछ क्या भी हो सकता है। प्रकाश वर्ष एक मात्रा की इकाई है जिसकी इकाई क्या भी हो सकता है। जो डैश के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। सेकंड, किलोग्राम, वर्ग मीटर या आपका एंगस्ट्रॉन? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये आपका खगोलीय दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष एक मात्रा की इकाई है जिसकी इकाई एंगस्ट्रॉन भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न मात्रक में मापा जाता है? प्रदीप्ति को, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, या ज्योति फ्लक्स को, या आपका धारिता को? इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसका एसआई व्युत्पन्न इकाई टेस्ला नामक इकाई में मापा जाता है, और एक टेस्ला 1 न्यूटन प्रति मीटर और एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, जो एक टेस्ला होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर और 1 एम्पियर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। 1 टेस्ला 1 न्यूटन प्रति मीटर और एम्पियर के बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं जी। प्रकाश वर्ष किसका माप है और किसका माप नहीं है? तो प्रकाश वर्ष किसका माप है जी? आपका दूरी का माप है, लेकिन ये समय का माप नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर होता है, सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है? अर्ग, कैलोरी, फैथम या जूल? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा को ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। इसका सही आंसर मुझे आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसका आंसर क्या होगा? कौन ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है? चलो ऐसा कर तो मैं बता ही देता हूँ जी। इसका सही आंसर आपका फैथम हो जाएगा। लंबाई की एक इकाई है फैथम, ठीक है। एक फैथम विशेष रूप से पानी की गहराई को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली 6 फीट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है? इसका सही आंसर फैथम। बाकी अर्ग, कैलोरी और जूल इसके द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। पारसेक कौन सी भौतिक राशि की इकाई है? द्रव्यमान, लंबाई, आवृत्ति या क्षेत्रफल? तो जो पारसेक होता है वो किसका होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका लंबाई हो जाएगा। जो पारसेक होता है वो लंबाई की राशि की आपका इकाई है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। एक खगोलीय इकाई को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। तो पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। तो एक खगोलीय जो इकाई है वो आपका पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। और एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए चीज़ों को लिख भी नहीं रहा हूँ जी, है ना। थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ऊर्जा के संदर्भ में बीटीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ऊर्जा के संदर्भ में बीटीयू का पूर्ण रूप हो जाएगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या हो जाएगा जी? आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा के संदर्भ में बीटीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। यह ऊर्जा की एक मात्रक इकाई है, ठीक है, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, यूके में होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऊर्जा के संदर्भ में बीटीयू का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा। कैरेट किसकी इकाई है? लंबाई का, आयतन का, घनत्व का या द्रव्यमान का? इसका सही आंसर आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। किसका? द्रव्यमान का। चलो 2-3 क्वेश्चन और है। जमीन से ऊपर तक वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस रूप में मापा जाता है? माइक्रोमीटर, डॉप्सन इकाई, कैरेट या दर्जन? इसका सही आंसर आपका डॉप्सन इकाई हो जाएगा। तो जमीन से ऊपर तक वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मीट्रिक प्रणाली में एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? मीट्रिक प्रणाली में पूछा जा रहा है ना। तो मीट्रिक प्रणाली में जो एक अश्व शक्ति होता है वो आपका 75 किलोग्राम भार मीटर प्रति सेकंड इसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में पूछा गया है? मीट्रिक प्रणाली में पूछा गया है ना, मीट्रिक प्रणाली में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, लंबाई को किस में नहीं मापा जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कैंडेला, माइक्रोन, एंगस्ट्राम या फर्मी? तो लंबाई को किस में नहीं मापा जा सकता है? कैंडेला में। बाकी माइक्रोन में माप सकते हैं, एंगस्ट्राम में माप सकते हैं और फर्मी में माप सकते हैं, ठीक है। आपका ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ये सही मात्रा कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है जी, ठीक है। तो लंबाई को किस में नहीं मापा जा सकता? कैंडेला में नहीं मापा जा सकता। बाकी माइक्रोन है ना, और एंगस्ट्रॉन और फर्मी में मापा जा सकता है। चलो तो आज का ये आपको प्रश्न आंसर का सीरीज पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो निश्चित ही वीडियो को लाइक करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। निश्चित ही लाइक किया करिए और कुछ सजेशन मुझको देना है तो कमेंट के माध्यम से आप दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।